हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन। तो पिछली वीडियोस में हमने 2018 का सेट ए और बी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हुए थे वो किए थे, और आज हम 2018 का सेट सी जो है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। मीन्स हमसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का जो हिस्सा है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया समग्र मांग मीन्स एग्रीगेट डिमांड, राष्ट्रीय आय है दूसरा मीन्स नेशनल इनकम, और तीसरा क्या है व्यापार चक्र मीन्स ट्रेड साइकिल्स। तो ये तीनों ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है उपभोक्ता संतुलन मीन्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो राइट ऑप्शन है उपभोक्ता संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग में वृद्धि का कारण है। तो मांग में जो वृद्धि होती है मीन्स जो इंक्रीज इन डिमांड है उसके पीछे रीज़न होते हैं अदर फैक्टर्स, ना कि वस्तु की कीमत। तो जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, पहला हमें दिया हुआ है पूरक वस्तु की कीमत में कमी मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस अगर कम हो जाए, और दूसरा दिया हुआ है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, तीसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, मतलब यदि सब्सटीट्यूट गुड है उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। तो ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं, तो मीन्स लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछा गया, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पूछी गई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होती है। तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है जब मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलन बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही वस्तु व सेवा के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मीन्स ये कह रहे हैं कि डिफरेंट कंज्यूमर्स से सेम गुड सेम सर्विस के लिए अगर डिफरेंट प्राइसेस ली जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये जो सिंपली अगर आप पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये एक्चुअल में जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसी की डेफिनेशन है। और ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी हुआ है, कीमत विभेद बोलते हैं इसको। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है कीमत विभेद ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो केंज इकोनॉमिस्ट रहे हैं, केंज के अकॉर्डिंग वो किस को सपोर्ट करते थे, मतलब केंज की विचारधारा किसकी वकालत करती है। तो जो केंज हैं वो फ्री इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, फ्री इकोनॉमी मीन्स मुक्त अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते थे। ये ऑप्शन हमें यहाँ गिवन है, थर्ड ऑप्शन मुक्त अर्थव्यवस्था, ये इसका राइट आंसर रहेगा। सिक्स क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाता। मीन्स यहाँ बात हो रही है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम जो निजी अंतिम उपभोग व्यय को भी शामिल करते हैं, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय को भी शामिल करते हैं, लेकिन हम निर्माण पर जो व्यय है उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो शामिल नहीं होगा वो है निर्माण पर व्यय। तो आंसर हमारा रहेगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में जिसको हम MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं वो हमें 1 दी हुई है, और तो गुणांक जो है उसका मूल्य क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। गुणांक मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी गई है, तो इसको हम K से प्रेजेंट करते हैं। तो यदि हमें MPC दी होती है तो K कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और यहाँ हमें क्या बोला गया है कि जो MPC है वो कितनी है 1। तो इस 1 को यदि हम इस फॉर्मूला में रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा। तो मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, आंसर होगा 0 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, तो आंसर है इन्फिनिटी, अनंत जो इसका है वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर मीन्स जिसका जो भार है या इंसिडेंस है वो उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसको पे करना है। तो मीन्स सीमा शुल्क नहीं हो सकता, बिक्री कर भी नहीं हो सकता, उत्पादन शुल्क भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये सब एक तरह से अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो लास्ट ऑप्शन जो है आयकर, इनकम टैक्स जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा कि हमें बताने हैं कि निम्नलिखित कथन जो है वो सही है या गलत है, मतलब हमें ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र का आकार
सीधी रेखा होती है। मीन्स यहाँ से पूछा गया है जो PPC है वो किस आकार का होता है, तो जो PPC है, PPC कॉनकेव होता है, ना कि सीधी रेखा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत असत्य स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। तटस्थ वक्र मतलब इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्योंकि दो अगर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं वो वहाँ पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। ये हमने इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएँ हैं, उसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्म को सामान्य लाभ उस समय प्राप्त होते हैं जब वस्तु की कीमत उसकी औसत लागत के बराबर हो। कीमत मतलब औसत आय और औसत लागत मतलब एवरेज कॉस्ट। तो जहाँ ये दोनों बराबर हो जाते हैं इस स्थिति को हम नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन ही कहते हैं। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जो 12th क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ शो नहीं किया क्योंकि वो सिलेबस से कट हो चुका है, तो मैंने 12th क्वेश्चन को हटा दिया। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कोई संबंध नहीं है। तो मीन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगान, ब्याज तथा लाभ के योग को प्रचालन अधिशेष कहते हैं। प्रचालन अधिशेष मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको हम बोलते हैं, और उसमें तीनों ही इंक्लूड होते हैं। लगान मीन्स रेंट, ब्याज मीन्स इंटरेस्ट, लाभ मीन्स प्रॉफिट, ये तीनों ही इंक्लूड किए जाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में, प्रचालन अधिशेष में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ये OS मीन्स ऑपरेटिंग सरप्लस को काउंट करने का फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट है बैंक दर वह दर है जो बैंक सरकार को ऋण देने पर लेते हैं। ये बैंक दर की स्टेटमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। क्योंकि बैंक दर क्या होती है, बैंक रेट वो होती है जिस पर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट देने के लिए रेडी होता है। नेक्स्ट है कर एक ऐच्छिक भुगतान है। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, गलत है। क्योंकि जो टैक्स होता है, कर होता है, वो कैसा होता है, वो कंपलसरी पेमेंट होता है, लीगल पेमेंट होता है, ना कि वो ऐच्छिक भुगतान।